नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 प्रथम पाली का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। तो उत्तर होगा खालिक बारी। दूसरा प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई। उत्तर है 7 जून 1955 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तर है अर्धमागधी। चौथा प्रश्न स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो झ है, च छ ज झ होता है, तो इसमें झ जो ऑप्शन है वह सही है। पांचवा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है। तो उत्तर होगा 693 से 1693 ईस्वी। छठवां प्रश्न है देसिल बना सब्जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्ठा किसने कहा है। आचार्य देवसेन, गोरखनाथ, विद्यापति, हेमचंद। सही उत्तर होगा विद्यापति। सातवां प्रश्न राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है। लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात, कनुप्रिया। सही उत्तर होगा कनुप्रिया। आठवां प्रश्न अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। कविता, कहानी, उपन्यास या फिर निबंध। सही उत्तर है उपन्यास है। नौवां प्रश्न है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है। अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, नागार्जुन, रेणु। तो ये पत्र रेणु का है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे ये रेणु का पत्रों का संग्रह है। 10वां प्रश्न है रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। यह निम्नलिखित में से किसका मानना है। एक बार पुनः प्रश्न को देख लेते हैं। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही है। यह निम्नलिखित में से किसका मानना है। भट्टलोल्लट, भट्टनायक, शंकुक या फिर अभिनवगुप्त। सही उत्तर होगा भट्टलोल्लट। 11वां प्रश्न है आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं। सही उत्तर होगा 27। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं। सही उत्तर है 27। 12वां प्रश्न है मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। ए वर्ण विन्यास वक्रता, बी पद पूर्वार्ध वक्रता, सी पद परार्ध वक्रता या फिर डी वाक्य वक्रता। सही उत्तर होगा बी पद पूर्वार्ध वक्रता। मूल धातु से संबंधित वक्रता को पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। 13वां प्रश्न है लिरिकल वैलेट्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो ये है वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज के कविताओं का संग्रह है लिरिकल वैलेट्स, जो कि 1978 ईस्वी का है।
14वां प्रश्न, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? एक बार कथन फिर से देखते हैं। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। 15वां प्रश्न है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन हंटर का है। हंटर का कथन है कि एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। हंटर। 16वां प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? एक बार पुनः प्रश्न, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? तो ल्योतार्द इसका उत्तर होगा। ल्योतार्द ने किया है। 17वां प्रश्न है, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? तो उत्तर होगा ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। 18वां प्रश्न है, चौसरिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है गोटी। नर्द जो शब्द है इसका अर्थ है गोटी। 19वां प्रश्न है कि अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? उत्तर है तिलक को। 20वां प्रश्न, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा? राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से। सही उत्तर होगा राम ने विभीषण से कहा कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। 21वां प्रश्न है, नैन चुवहि जस महवट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है? महावत, महकता वट, महावट या फिर माघ की झड़ी। सही उत्तर होगा महावट से यहाँ तात्पर्य है माघ की झड़ी। 22वां प्रश्न, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? जालंधर, कानपुर, लखनऊ या फिर नैनीताल। तो सही उत्तर होगा कानपुर का वर्णन नहीं है झूठा सच में, बाकी जालंधर का है, लखनऊ का है और नैनीताल का भी है। 23वां प्रश्न है, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। एक बार पुनः कथन देखते हैं। मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? झूठा सच, मैला आंचल, जिंदगी नामा या फिर गोदान। सही उत्तर है गोदान। 24वां प्रश्न है, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख यानी कि प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार
मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? स्वीडन, इटली, बेल्जियम या फिर ऑस्ट्रिया? सही उत्तर है जो मिस कैथराइन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख के अंतर्गत इनका जिक्र आया है, तो वो ऑस्ट्रिया की हैं। 25वां प्रश्न है, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत में प्रयोग किया गया है? बहुतायत से प्रयोग किया गया है, तो उत्तर होगा जिंदगी नामा उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। जिंदगी नामा। 26वां प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती हैं? उत्तर होगा जंगी की पुतोहू को बिरजू की माँ टीसन वाली कहकर संबोधित करती है। 27वां प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1904, 1908, 1907, 1911? सही उत्तर है 1904। 28वां प्रश्न है, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा? नवाब बीबी ने साहनी से, शेरा ने हुसैना से, साहनी ने दाऊद खां से, लाल बीबी ने साहनी से। तो आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में ये उपर्युक्त कथन नवाब बीबी ने साहनी से कहा था। 29वां प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपर्युक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? मालिनी, कमला, देवकी या फिर देवसेना? सही उत्तर है देवसेना। और ये स्टेटमेंट आता भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, आया ही हुआ है, बहुत जगहों के प्रश्न पत्रों में आया है। तो पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह जो कथन है तो ये है देवसेना का। 30वां प्रश्न है, मानव कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सिंहरण का है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव कब दानों से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? यह चंद्रगुप्त नाटक से सिंहरण के द्वारा कहा गया है। 31वां प्रश्न है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी कब से महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। यह उपर्युक्त संवाद अंजो दीदी नाटक के किस पात्र का है? तो इसका उत्तर होगा श्रीपत।
32वां प्रश्न है, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा, जो वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपर्युक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सत्यवीर नाम के जो हैं पात्र, उनके द्वारा कहा गया है। 33वां प्रश्न है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के बारे में कहा है। 34वां प्रश्न, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक में है? तो ये है आप हुदरी से है, रमणिका गुप्ता का जो है। 35वां प्रश्न है, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा? तो हरिवंश राय बच्चन के जीवन में। 36वां प्रश्न, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मन्नू भंडारी के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी अध्यापिका थी शीला अग्रवाल। 37वां प्रश्न है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनाया जाए जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे, यानी कि दूना उपजे। उपर्युक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? तो यह जो है यह मजदूरी और प्रेम से है। प्रश्न है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है? तो ये है विवेकी राय का। निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? साहित्य के सरोकार, कविता का देश, व्यक्ति व्यंजक गद्य, छोटे छोटे सुख। तो छोटे छोटे सुख विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। साहित्य के सरोकार है, कविता का देश और व्यक्ति व्यंजक गद्य, ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं।